हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल जीके सेंटर पर। जैसा कि आपको विदित है, हम लगातार विज्ञान विषय को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने भौतिक विज्ञान को सुना और उसमें हमने जो टॉपिक वाइज टॉपिक जो पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ध्वनि। सबसे पहले ज़रूरी है ध्वनि। ध्वनि के बारे में हमें जानने के लिए उसकी परिभाषा के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखता हूँ ध्वनि। एक चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ध्वनि शब्द लिखते ही ध्वनि है क्या, क्या है ध्वनि, इसका हमारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। ध्वनि सीधी सी बात करें, ध्वनि एक प्रकार की दोस्तों ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसकी लाइन एक मैं लिख के बता देता हूँ ध्वनि क्या है। देखिए दोस्तों, ध्वनि क्या है उसके बारे में एक बात आपको बता देता हूँ। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बात सिंपल है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन वो काम कैसे करती है, ध्वनि कहीं और हो और हमें यहाँ तक सुनाई दे, ये इसका कारण क्या है। वो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी उसको ज़रूरत पड़ती है। ध्वनि हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के माध्यम से पहुँचती है। जब भी ध्वनि को एक स्थान पर कहीं ध्वनि कोई दो वस्तुओं का आपस में टकराव होता है, कंपन पैदा होता है, और वही जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है तब हमें सुनाई देती है। और वो पहुंचने का जो माध्यम होता है वो तरंग होता है, और वो तरंग ही ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करते हैं। देखिए, तरंग के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्तों, तरंग गति के बारे में दूसरा शब्द है तरंग गति। तरंग गति इसको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तरंग गति क्या है, जब हम ध्वनि के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ध्वनि का जो प्रमुख अंग है, जो प्रमुख विशेषता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, तो उसमें सबसे प्रमुख जो योगदान रहता है वो तरंग गति का रहता है। तरंग गति क्या है उसके बारे में हम आपको अभी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जब कोई समुद्र हो या तालाब हो, किसी भी पानी का कुंड हो, उसके अंदर जब हम पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, फेंकते हैं, तो उस पर जहाँ पत्थर पड़ता है वहाँ से एकदम विक्षोभ पैदा होता है। और विक्षोभ पैदा होने के कारण पानी एक जो दूर दूर तक फैल जाता है, और फैलने के कारण उसमें लहरें उत्पन्न होती है। जब लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसमें कुछ आवाज़ भी निकलती है। इस तरह की जो गति होती है पानी के अंदर चलने की, वो तरंग गति होती है। और वो ध्वनि कहीं और पत्थर फेंका वो काफ़ी दूर तक सुनाई देता है। देखिए, हम इसके पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तरंग गति की डेफिनेशन के बारे में। ये बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन मैं आपको केवल छोटी सी परिभाषा लिख के दिखा रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी विक्षोभ जब कभी विक्षोभ के कारण, विक्षोभ का मतलब आप समझ गए होंगे। ये जो जैसे पानी का कुंड भरा हुआ है, यहाँ पे आपने अगर पत्थर डाला तो यहाँ से पानी उछला। पानी उछलने के बाद यहाँ दूर दूर जाके गिरा, वापस वो लहरों के रूप में इधर बहने लगा। तो वो जो उसमें जो ध्वनियाँ आ रही थी, वो एक बीच में जो चल रही थी वो क्या थी, तरंग गति थी। ऐसे चलने को क्या बोल रहे थे, तरंग गति बोलते हैं दोस्तों। देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो तरंग गति जो जब कभी विक्षोभ के कारण उत्पन्न तरंग जब कभी विक्षोभ के कारण उत्पन्न तरंग की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। जब कभी विक्षोभ के कारण उत्पन्न तरंग के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है। बात सिंपल दोस्तों, तरंग गति क्या है, जब कभी विक्षोभ के कारण उत्पन्न तरंग के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तरंग गति होती है। क्या होती है, वह तरंग गति होती है।
एक बार फिर आप ध्यान दीजिएगा तरंग गति क्या होती है। मैं आपको एकदम सिंपल साधारण भाषा में बता देता हूँ। जब कोई तालाब के अंदर कोई पत्थर डाला जाता है तो जो जहाँ पड़ता है पत्थर, जहाँ जाके गिरता है तो वहाँ से पानी का एकदम विक्षोभ खड़ा होता है और वो पानी की जो बूंदें हैं वो दूर दूर जाके इधर उधर चारों तरफ गिर जाती है। और गिरने के बाद में जब वो लहरों का रूप लेती है और वो तरंग के रूप में चलने लगती है तो उसी गति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंग गति कहते हैं। सबसे पहले तरंग गति के बारे में हमने जाना, उसके बाद हम बात करेंगे तरंग गति से ठीक आगे कि तरंग गति ये जो है किस तरह से काम करती है। देखिए हमने इसको अभी डिस्कशन किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तरंगें कितने प्रकार की होती है। तरंगों के प्रकार, देखिए तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है कि तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। ध्वनि बात की हमने और तरंगों के बारे में डिस्कशन किया। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा किस रूप में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। और जब हम तरंगों के बारे में बात करें, तरंगों के जो प्रकार है वो प्रमुख रूप से दो है। उनमें से कौन कौन से दोस्तों, देखिए एक यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक, दूसरी अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, ये जो तरंगे हैं दोस्तों इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। देखिए यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगों की हमने जब यहाँ डिस्कशन किया है तो इनके बारे में हम भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में। देखिए यांत्रिक तरंग क्या होती है। यांत्रिक तरंगे, देखिए दोस्तों यांत्रिक तरंगे क्या होती है। जब कभी हम बात करेंगे वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस, जैसे ठोस द्रव गैस के जो माध्यम है या में संचारित होती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस में संचारित क्या होती है, और ये तरंगे क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है दोस्तों। यांत्रिक तरंगे कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं। इनको चलने के लिए पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो प्रमुख पदार्थ की अवस्थाएं मैंने हम डिस्कशन किया था इनसे इससे पहले वीडियो में। पदार्थ की प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 अवस्थाएं और थी, वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संगीनी जो थी उनके बारे में, संगीनी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जब हम इस वीडियो को देखेंगे तो पदार्थों की 500 अवस्थाएं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ ये बात हो रही है कि यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम से ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती है। इसके बारे में हम डिस्कशन किया है यांत्रिक तरंगों के बारे में दोस्तों सबसे पहले। अब हम चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको नहीं होगी, ये हम आगे चल के देखेंगे। देखिए यांत्रिक तरंगों के बाद में हम एक और डिस्कशन करने वाले हैं कि यांत्रिक तरंगों के जो प्रकार हैं उनके बारे में, ये कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग।
अनुदैर्ध्य तरंग। ये जो तरंगे हैं, तरंगों के जो प्रकार की बात कर रहे हैं उसमें यांत्रिक तरंगें, और यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत हम अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। देखिए ये जो तरंगे हैं, इनकी सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद तरंगों के प्रकार के रूप में यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, इनकी आवश्यकता पड़ती है, और इनको हमने दो भागों में बांटा, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। इसके बाद अयांत्रिक तरंगों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन चलिए इससे सबसे पहले हम अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वक्त। सबसे पहले ए अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं। किसी माध्यम में तरंग, किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा। देखिए किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की। देखिए बात सिंपल दोस्तों, किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की, जो करने की दिशा के लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं। क्या कह रहे हैं? बात यहाँ हो रही है कि किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है। इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। देखिए एक बार फिर आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। किसी माध्यम में तरंग गति, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं हम कि तरंग गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है। इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जब भी कोई भी माध्यम हो सकता है दोस्तों, लेकिन उस माध्यम में जो तरंग गति करेगी उसके जो गति करने का तरीका बता रहा हूँ लंबवत होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे जो चलती है वो लंबवत चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंगे चलती है वो लंबवत दिशा में चलती है, और इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के बाद में, और इसकी और एक विशेषता है, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस व द्रव की ऊपरी सतह पर ही चलती है। बात सिंपल दोस्तों, लेकिन समझिएगा बात यहाँ ये हो रही है कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस व द्रव के ऊपरी सतह पर ही चलती है। इससे माना कि इसमें गैस में नहीं चलेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ जो दोनों को हाईलाइट करके बताया गया है, प्रमुख रूप से अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस व द्रव की ऊपरी सतह पर ही चलती है, इनके माध्यम की जरूरत पड़ती है, बाकी ये गैस में ना के बराबर चलती है। देखिए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे
इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष व गर्त के माध्यम कहें या होके कहें या यहाँ से चलती कहें, कोई अलग बात नहीं होगी, लेकिन दोस्तों समझना होगा अपने आप को कि अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष व गर्त के माध्यम से चलती है। एक बार फिर देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें हैं जो शीर्ष व गर्त के माध्यम से चलती है, वो कैसे, आपको मैं एक चित्र बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जैसे ये 20 की लाइन है, जो हम इसका डिस्कशन कर सकेंगे कि ये लाइन है जो 20 की लाइन है, और इस लाइन के जो है ये हमारा सीधी लाइन है, ये लंबवत लाइन है। जब अनुप्रस्थ तरंगों की बात करेंगे लंबवत, लेकिन ये जो यहाँ से ऐसे ये तरंगें ऐसे चलती है, ये मानना कि गर्त है, बहुत नीचे भी जाती है, और ये क्या है, शीर्ष है। बात इस वीडियो में मैं यहाँ ये कर रहा था इस लाइन के अंदर कि अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस व द्रव की ऊपरी सतह, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस व द्रव की ऊपरी सतह पर ही चलती है, ये इसकी विशेषता थी। लेकिन दूसरी विशेषता ये थी कि अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष व गर्त के माध्यम से चलती है। जब ध्वनि चलती है तो ऊपर नीचे ठेठ, बहुत ऊपर जाती है तो शीर्ष आ जाता है, नीचे आ जाती है तो गर्त आ जाता है। इस प्रकार से ये जो चलती है शीर्ष और गर्त के माध्यम से। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी तरंग कौन सी थी हमारी, वो बी वाली होने वाली है, जो है अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी तरंग दोस्तों हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है, जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग, देखिए अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, जब किसी माध्यम में तरंग गति, देखिए बात यहाँ ये हो रही है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि दिशा, तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन। दोस्तों बात देखिए, बात यहाँ ये हो रही है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदेश होता है। देखिए अनुदिश मतलब दिशा के अनुसार। अब देखिए जब किसी माध्यम में तरंग गति के दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश होता है, अनुदिश दोस्तों अनुदिश या समांतर होता है, ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं उसके बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, जब कोई यहाँ कंपन शुरू हुआ तो और वो एक यहीं सीधा ही हो रहा है, एकदम अनुदिश दिशा के मतलब दिशा में ही हो रहा है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है,
तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। दोस्तों तरंग करने के जो तरीके अलग अलग हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में हमें डिफाइन किया गया है। एक अनुदैर्ध्य था, तो एक अनुदैर्ध्य था, तो जो पहला था दोस्तों वो अनुप्रस्थ था। तो ये दो हमारे जो प्रमुख रूप से थे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके आगे वाले, इसकी जो इसको जो उत्पन्न किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सभी माध्यम उत्पन्न की जा सकती है, सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ये जो है इसकी जो विशेषता है, जो सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि सभी माध्यमों में इसको उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों ज़रूरी है इसको जानकारी हासिल करने के लिए तरंग संपीड़न व विरल के माध्यम से, तरंग संपीड़न व विरल के माध्यम से जो तरंग है संपीड़न व जो विरल है, विरल के माध्यम से संचारित होती है। बात समझ में आ गई होगी। ये तरंग है जो संपीड़न व विरल के माध्यम से संचारित होती है। दोस्तों दो बातें आपको मैंने बताई है अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, लेकिन मैंने उसके बारे में बात की थी कि वो ठोस और द्रव की केवल ऊपरी सतह पर ही अनुप्रस्थ तरंग है वो उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन इसकी बात करें तो ये सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, और तीसरा पॉइंट है वायु में उत्पन्न तरंग, भूकंप तरंगें और ये जो तरंगें वायु में उत्पन्न तरंगें, भूकंप तरंगें, ये किसके उदाहरण है? अनुदैर्ध्य के। ये अनुदैर्ध्य के उदाहरण हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात? यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तीनों पॉइंट बताए मैंने कि सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। कौन? अनुदैर्ध्य तरंग। उसके बाद तरंग संपीड़न विरल माध्यम में संचारित होती है। कौन? अनुदैर्ध्य तरंग। वायु में उत्पन्न तरंग, भूकंप तरंगें, ये अनुदैर्ध्य तरंग के क्या है? उदाहरण है। ये इतनी बात थी अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अयांत्रिक तरंगों के बारे में। हमने शुरुआत में ध्वनि की जो तरंगें थी उनको दो भागों में बांटा था, और पहला भाग था दोस्तों वो यांत्रिक तरंगें, और दूसरा है अयांत्रिक तरंगें। अयांत्रिक तरंगों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए अयांत्रिक तरंगें। अयांत्रिक तरंगें। देखिए अयांत्रिक तरंगें क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ऑब्लिक लगा के दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें। दोस्तों एक बात फिर ध्यान दीजिएगा, अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कोई अलग नहीं है, दोनों सेम एक ही है। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है जब इन तरंगों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी जो सबसे पहले है हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका कौन सा क्षेत्र है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अयांत्रिक तरंगें, सबसे पहले यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ा था। उनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती थी दोस्तों, लेकिन इसको ये ऐसी तरंग है जिसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अयांत्रिक तरंगों को संचारण के लिए
किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों देखिए, अयांत्रिक तरंगों को संचालन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इनको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि हमने जो पिछली जो यांत्रिक तरंगों के बारे में बात की थी, उसमें उसको ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की जरूरत पड़ती है जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो। देखिए यहाँ पे अयांत्रिक तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ किसी भी संचालन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आगे बात करेंगे, इन्हें विद्युत चुंबकीय अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, लेकिन मैं लिख के भी बता देता हूं कि इन्हें अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात सिंपल पर समझने की कि अयांत्रिक तरंगों के संचालन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इन अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बहुत ही जरूरी। लेकिन इसके हम उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि जैसे अयांत्रिक तरंगे कौन कौन सी है। जैसे हम बात करेंगे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, दूसरा रेडियो तरंगे। उसके बाद चलिए एक्स तरंगे आदि। ये जो किसके उदाहरण हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय के उदाहरण है। बहुत सारी और भी हैं जो ध्वनि को डिनोट जो संबंधित हैं तरंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे सामने, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और एक्स तरंगे, ये जो है अयांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। दोस्तों हमने शुरुआत में ध्वनि की परिभाषा के बारे में डिस्कशन किया था कि ध्वनि क्या है। तो बिल्कुल छोटी सी बात हमने की थी, ध्वनि एक क्या है, ध्वनि ऊर्जा है। और ऊर्जा को संचरण के लिए दोस्तों किसकी जरूरत पड़ती है, तरंग की जरूरत पड़ती है। तरंगों के बारे में हम डिस्कशन शुरू किया था। तरंगे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, यांत्रिक और यांत्रिक दो प्रकार की, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। और उसमें हमें अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों के अलग अलग जो परिभाषाएं थी वो उनको डिस्कशन किया। उसके बाद हम उनकी विशेषताओं को डिस्कशन किया कि अनुप्रस्थ किसके माध्यम से चलती है, अनुदैर्ध्य किस माध्यम में चलती है। और जब हम यांत्रिक तरंगों के बारे में बात करें, इन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इनको बोला जाता है। और इनकी जो परिभाषा है, किसी भी माध्यम में चलने के लिए इनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात की थी कि जैसे ये प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, इसके हमने उदाहरण पढ़े थे। लेकिन हम इस अयांत्रिक तरंगों के बहुत सारी, लगभग कल हम 10 इन तरंगों के बारे में, अयांत्रिक तरंगों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उनमें भी उनका उपयोग क्या है, उनकी खोज किसने की, तो उनको प्रमुख रूप से हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।